हाय, मैं दक्षिण कोरियाई उत्तरजीविता नाटक स्क्विड गेम के तीसरे और चौथे एपिसोड की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिसे छतरी के साथ आदमी कहा जाता है और टीम को बिगाड़ने वाले आगे देखते हैं और पिछले एपिसोड में सभी का ध्यान रखते हैं। शो के मुख्य पात्र सुविधा में वापस जाने के लिए वैन में सवार हो गए और पैसे के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। पुलिस अधिकारी जून हो ने ग्यून की वैन का पीछा किया। अभी भी अपने भाई की तलाश में वैन एक बंदरगाह में रुकती है जहां कई अन्य वैन जैसे इसे लोड किया जा रहा है। एक फेरी जून हो जी यून की वैन के नीचे से चिपक जाती है और जहाज पर चढ़ जाती है और कुछ समय बाद लाल सूट में कर्मचारी खिलाड़ियों के कानों को स्कैन करके उनका निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। यह दर्शाता है कि खिलाड़ियों को किसी उपकरण के साथ डाला गया है। जून हो वैन के अंदर हो जाता है और उस कर्मचारी को खटखटाता है जो उसका निरीक्षण करने की कोशिश करता है। वो आदमी के कपड़े और मुखौटा में बदल जाता है। जब दूसरों के जाने के बाद वो अपनी आईडी आदमी की जेब में डालता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। वो कर्मचारियों में से कोई जून हो पाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो आदमी जून मेजबान श्रेष्ठ है, जिससे उसे पता चलता है कि उनके मुखौटे पर आकार उनकी स्थिति को इंगित करता है कि वो इस स्थिति से यह कहकर बाहर निकलता है कि वो समुद्र में है। जहाज द्वीप पर रुकता है और सभी प्रतियोगियों को एक हॉल में ले जाया जाता है, जबकि वे अभी भी बेहोश हैं। उनके कपड़े बदल दिए गए हैं और उनका सामान जब्त कर लिया गया है। साइबर, जो अभी भी होश में है, एक पॉकेट नाइफ में घुसने का प्रबंधन करता है। खिलाड़ी हॉल में जागते हैं। फिर से बूढ़े आदमी इनाम के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। सेंग वू और अली दोनों में शामिल हो जाते हैं। साथ ही वे एक टीम बनाने का फैसला करते हैं, इसलिए अगले दौर से जीतना आसान होगा। इसी तरह गैंगस्टर जोक्सू भी अपनी टीम बना रहा है और साइबियाक को उससे जुड़ने के लिए कहता है। वो उस आदमी का तिरस्कार करती है और मना कर देती है उनकी टीम में हो। उनकी बातचीत मेन्यू द्वारा बाधित होती है। जिस महिला ने कर्मचारियों से उसे जाने देने की भीख मांगी जब वे यहाँ थे, तो वह याक्सू को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका अपमान करता है और ले जाता है। बाद में कर्मचारियों को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि दिन के लिए उनका काम किया जाता है। जून हो, जो पकड़ा नहीं गया है, फिर भी अपने निर्धारित कमरे में जाता है और इसे रात में एक निगरानी कैमरे के रूप में देखता है। मिग्नो चाहने के बारे में एक उपद्रव पैदा करता है, पेशाब करने के लिए और गार्ड के लिए दरवाजे पर धमाका करने के लिए। वे उसे जाने की अनुमति देते हैं और साइबियोक बाहर जाने का अवसर लेता है और साथ ही यह पता चलता है कि मिग्नो ने अपने अंडरवियर के अंदर सिगरेट से भरा एक पैकेट छिपाया है कि वो फिर साइबियाक धूम्रपान करना शुरू कर देती है। मिनियो के स्टॉल के अंदर जाता है और छत पर वेंट खोलता है। उसके चाकू के साथ वो सुविधा का निरीक्षण करने के लिए जाती है और रसोई में रसोई के वेंट के ऊपर समाप्त होती है। बड़ी मात्रा में चीनी पिघली जा रही है। सिबियोक जल्दी से वापस लौट आता है इससे पहले कि गार्ड उसे पकड़ सके। मिग्नो को बताता है कि उसने क्या देखा, लेकिन उन्होंने इसे महत्वहीन जानकारी के रूप में खारिज कर दिया। अगले दिन खिलाड़ियों को जगाया जाता है और नाश्ते के रूप में रोटी और कुछ दूध दिया जाता है और टीम बात करते समय एक साथ इसका आनंद लेती है। वे एक दूसरे के साथ अपने पुराने दिनों के बारे में बात करने के लिए विशेष रूप से बंधन शुरू कर रहे हैं। अली उन सभी के लिए दयालु है, जबकि गाया वो भावनाओं से रहित लगता है क्योंकि वे एक घोषणा की बात करते हैं। उन्हें बताता है कि यह अगले गेम के लिए समय है। सांग वू के बाहर उनका रास्ता सिबियाक से पूछता है कि उसने कल क्या देखा था। यह पता चला है कि उसने उसे सुना था और कल रात मिग्नो बात कर रहा था। साइबियाक ने उसे बताया कि कर्मचारी चीनी पिघला रहे थे। जब वे बाहर पहुंचे तो सांगवू दीवार पर खींची गई कई आकृतियों को देखता है और महसूस करता है कि वे खेल रहे हैं एक पुराना कोरियाई खेल जहां उन्हें एक विशिष्ट आकार में एक चीनी हनीकॉम्ब स्नैक को तोड़ना होता है। हालांकि वो अपने साथियों को नहीं बताता है और अपने लिए सबसे आसान आकार चुनता है। जी यून एक छतरी का आकार चुनता है जो सबसे कठिन है, लेकिन गाया वो अभी भी करता है।
उसे चेतावनी न दे कि उन्हें मधुकोश दिया गया है और गी यून को पता चलता है कि वो मुसीबत में है। कोई रास्ता नहीं है कि वो एक छतरी के आकार को पूरी तरह से गा सके। वो और सिबियाक को एक त्रिकोण मिलता है, अली को एक चक्र मिलता है, जबकि मैं नॉम डियोक्सू और मिनियो को एक स्टार मिलता है। खेल शुरू होता है और सेंग हू और सिबियाक आसानी से अपने आकार को तोड़ देते हैं। अली जल्द ही हो जाता है और दूसरी ओर मिग्नो एक स्लाइड के नीचे छिप जाता है और चीनी को आसानी से पिघलाने के लिए लाइटर का उपयोग करता है। जी यून और एनन सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। जल्द ही कर्मचारी उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो उनके आकार को तोड़ते हैं। वो साइबियाक गाते हैं और अली कुछ ही समय में मिनियो धोखाधड़ी को नोटिस नहीं करते हैं और वो सफल भी होती है और पास होने के बाद वो लाइटर को डायोक्सू की ओर फेंकती है, भले ही उसने पहले उसका अपमान किया हो। वो सख्त चाहती है भविष्य के लिए अपनी टीम में रहना। जियून को पता चलता है कि अगर वो छत्ते को चाटता है तो यह पतला हो जाएगा, जिससे उसके आसपास के लोगों को आकार में तोड़ना आसान हो जाता है। उसकी रणनीति का पालन करता है जिसमें अंतिम क्षण में वो छतरी का आकार प्राप्त करने का प्रबंधन करता है और गोल एनम पास करता है। वही करता है और सफल भी होता है, लेकिन जो असफल होते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। खेल के पर्यवेक्षक सभी को मॉनिटर के माध्यम से देखता है। जून हो मैं भी हूँ मैदान में और खेल के असली सच को देखकर भयभीत हो जाता है। एक वरिष्ठ अपने मुखौटे पर एक वर्ग के साथ उसे शव उठाने और बाद में उससे मिलने के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहता है। जो असफल खिलाड़ियों में से एक मरने से इनकार कर देता है और एक कर्मचारी रखता है सदस्य बंधक। वो आदमी को अपना मुखौटा उतार देता है और देखता है कि वह लड़का सिर्फ एक बच्चा है जो अपराध बोध से भरा है। खिलाड़ी खुद को गोली मारता है और मर जाता है। ओवरसियर उस कर्मचारी के पास जाता है जो अभी अभी उजागर हुआ है और उसे यह कहते हुए गोली मार देता है कि किसी का चेहरा नहीं देखा जाना चाहिए। जूनहो शवों को साफ करता है और मृत कर्मचारियों के मुखौटे को ढूंढता है जो कि श्रेष्ठ होता है जिसने उसे पहले बुलाया था। वो स्टाफ सदस्य के सकल मास्क के साथ अपने मुखौटा का आदान प्रदान करता है ताकि खेल के बाद खिलाड़ियों को उनके पास वापस लाया जा सके। कमरा हालांकि कर्मचारी खिलाड़ी नंबर 111 को अपने साथ ले जाते हैं। यह पता चला है कि कुछ कर्मचारी चुपके से खिलाड़ी के अंगों को बेचने के लिए उन्हें 111 नंबर बेच रहे हैं। एक सर्जन है जो उन्हें आर में मदद कर रहा है। बदले में वे आदमी को बताते हैं कि प्रत्येक खेल क्या होने वाला है, इसलिए वो उन सभी को पास कर देगा और वे अपने गुप्त मिशन को जारी रख सकते हैं। इस बीच डायोक्सू मेन्यो को अपनी टीम में ले जाता है, जो कि 187 खिलाड़ियों में से पहले उनकी मदद करने के लिए था जिन्होंने 79 में भाग लिया था, जो अगली सुबह मारे गए थे। एक अंडे का नाश्ता दिया जाता है और एक कोल्ड ड्रिंक। डायोक्सो ने शिकायत की कि यह पर्याप्त नहीं है। वो और उनकी टीम अधिक भोजन पाने के लिए 2 बार लाइन में लग जाते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को जो अंत में नहीं मिला। एक महिला ने खुलासा किया कि वो समूह ने 2 बार भोजन लेते देखा। इससे एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है जिसे अपना भोजन नहीं मिला। वो याक्सू पर चिल्लाकर उसे अपना हिस्सा वापस देने के लिए चिल्लाता है और उससे कोल्ड ड्रिंक छीनने की कोशिश करता है। एक क्रोधित डियोक्सू उसे मारता है और दोनों एक लड़ाई डियोक्सू में मिल जाते हैं। आदमी को बार बार इस हद तक पीटता है कि जब सब कुछ खामोश हो जाता है तो वो जमीन पर लेट जाता है। सेनबू उस आदमी की जांच करने के लिए आता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि वो मर चुका है। वो ओवरसियर करता है। हालांकि कर्मचारी किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं और घोषणा करते हैं कि खिलाड़ी संख्या 271 को समाप्त कर दिया गया है। सभी को पता चलता है कि इस खेल में एक दूसरे को मारना उचित है। इससे डियोक्सी के समूह को एक विचार मिलता है कि वे सभी को मार सकते हैं और अपने लिए पैसा जीत सकते हैं। कुछ स्टाफ सदस्य साथ आते हैं। एक ताबूत और मृत शरीर को दूर ले जाओ। इस बीच डॉक्टर अभी भी अंगों की कटाई कर रहा है। कर्मचारी उसे सबसे मजबूत टीम से चिपके रहने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि प्रबंधन ने जानबूझकर नाश्ते के लिए कम भोजन की आपूर्ति की क्योंकि वे चाहते हैं कि खिलाड़ी जंगली हो जाएं और पैसे के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार भी सकते हैं। वे उसे अर्ली गेम के बारे में बताते हैं और उसे हल में वापस जाने के लिए कहते हैं। हर कोई अन्य जीवन के लिए डरता है और टीम साइबियाक का देखकर सुरक्षित रहने के लिए पूरी रात जागती रहने का फैसला करती है। अकेले जी यून उसे अपने समूह में आमंत्रित करती है, लेकिन जब डॉक्टर हॉल में लौटता है तो उसे उन पर भरोसा नहीं होता है। वो सबसे मजबूत टीम की तलाश करता है।
स्टाफ की सलाह पर वो डायोक्सू की टीम के पास जाता है और उन्हें डिऑक्सी में लेने के लिए कहता है। पहले तो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन एक बार जब वो चुपके से उसे बताता है कि अगले दिन कौन सा खेल खेला जाएगा, तो उसे स्वीकार कर लेता है। लड़ाई के संदर्भ में विशेष खेल के लिए कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। यह तब होगा जब रोशनी बंद होते ही रोशनी चली जाती है, एक्सू की टीम उठती है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। डायोक्सू पहली हत्या करता है और चीखें सभी को जगाती हैं। ओवरसियर निगरानी कैमरे के नाइट विजन के माध्यम से सभी को देखता है। वो एक स्टाफ सदस्य को आदेश देता है कमरे में रोशनी को टिमटिमाना ताकि हत्याएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दें। जल्द ही चारपाई गिरने लगती है और जगह खून खराबे में बदल जाती है। डायोक्सू साइबियाक पर हमला करता है और उसे मौत के घाट उतारने वाला होता है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी उस पर हमला करता है तो वो बच जाती है। अराजकता के बीच एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी एनम को कहीं नहीं देखा जाता है। सिबियाक उसकी सुरक्षा के लिए गियून की टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन समूह पर फिर से डिओक्सी के समूह द्वारा हमला किया जाता है। जब वे लड़ते हैं तो वे सुनाते हैं कि सभी को उच्चतम बिस्तर से रुकने के लिए कहते हैं। ओवरसियर यह देखता है और कर्मचारियों पर रोशनी को खून और शवों से ढके हुए स्थान पर घुमाता है। वे शवों को स्कैन करते हैं और एक घोषणा की जाती है कि उनमें से 27 सब कुछ शांत हो जाने के बाद शवों को निकालकर भट्टी में जला दिया जाता है और समूह इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को नंबरों से बुलाते रहे हैं। अब तक इस घटना से इनाम हिल गया लगता है और अपना नाम भूल जाता है। जियून उसे आश्वासन देता है कि एक बार आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। इस बीच डॉक्टर डियोक्सू की चोटों के कपड़े पहनता है। समूह इतने सारे लोगों को मारकर खुश होता है और जब तक वे अकेले नहीं रह जाते हैं तब तक और अधिक मारने का फैसला करते हैं ताकि वे ले सके पुरस्कार राशि। मिग्नो देखती है कि डियोक्सी उसके करीब आने के लिए डॉक्टर से ज्यादा उसका समर्थन कर रही थी। वो उसे बहला फुसलाकर वॉशरूम में आमंत्रित करती है, जहां दोनों एक स्टे के अंदर संभोग करते हैं। अगली सुबह सभी को जगाया जाएगा और बताया जाएगा कि तीसरा गेम थोड़ी देर बाद शुरू होगा। उन्हें एक खाली सफेद कमरे में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें 10 लोगों के समूह में अलग होने के लिए कहा गया है। प्रत्येक जी-यून की टीम में पहले से ही 5 सदस्य हैं, इसलिए वे एक व्यक्ति को खोजने का फैसला करें जो पहले से ही जानता है कि खेल क्या है। अपने आदमियों को कुछ और अच्छी तरह से निर्मित पुरुषों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। मिग्नो शब्दों के लिए नुकसान में है जब वो उसे बताता है कि वो उस टीम में नहीं हो सकती है जो उसे केवल उसे अंदर जाने के लिए कहती है। इस बीच सबीक एक लड़की के पास जाता है जो एक कोने में अकेली बैठी है। वो अपनी टीम में रहने के लिए सहमत है। अन्य लोग एक एक आदमी को लाते हैं, एनम को छोड़कर। समूह में केवल 9 सदस्य मिग्नो हैं, जिन्हें डायोक्सियस समूह से बाहर निकाल दिया गया है। अंतिम क्षण में उनके साथ जुड़ जाता है। फिर उन्हें एक विशाल हॉल में लाया जाता है, जिसके सामने एक लंबा पुल होता है। तीसरा गेम रस्साकशी होता है। खिलाड़ियों को अपनी तरफ एक रस्सी खींचनी होती है और जो हार जाते हैं वे गिर जाते हैं। एक लंबा पुल और डाई जियून की टीम में 2 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए उनके जीतने की संभावना कम है। लेकिन ओक्सू ने पहले ही भीड़ के सबसे मजबूत पुरुषों को इकट्ठा कर लिया है। उनका समूह दूसरे समूह के खिलाफ जाता है। दूसरे घबराहट में देखते हैं। पहला मैच शुरू होता है। डायोक्सिन की टीम इसे लगभग तुरंत जीत लेती है और दूसरा समूह रस्सी पर लटक जाता है और अंत में नीचे जमीन पर गिर जाता है। अंत में कर्मचारी उनके शरीर को दूर ले जाते हैं। अगला गियून की टीम होती है। वे यह जानकर घबरा जाते हैं कि उनकी संभावना कम है। विरोधी सभी पुरुष हैं जो विशेष रूप से मजबूत प्रतीत होते हैं। हालांकि एनम का दावा है कि जब वो एक बच्चा था तो वो रस्साकशी में सबसे अच्छा हुआ करता था। वो उन्हें खेल की कुछ बुनियादी तकनीकों के बारे में बताता है जो सबसे पहले सामने वाले को होना चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति जो अपने सिर को पक्षों की ओर झुकाकर दूसरों के साथ संवाद कर सकता है, और आखिरी को सबसे मजबूत होना चाहिए। दूसरा, एक खिलाड़ी को रस्सी के प्रत्येक तरफ होना चाहिए ताकि ध्रुव मजबूत हो। उनके सभी पैर आगे की ओर होने चाहिए और उन्हें अपनी कांख के साथ रस्सी पर पकड़ना चाहिए। और साथ ही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम को खेल शुरू होने के बाद पहले 10 सेकंड के लिए अपना मैदान पकड़ना चाहिए। इस तरह से आप प्रतिद्वंद्वी को ले जा सकते हैं। आश्चर्य से जब इन तकनीकों का उपयोग करके उनकी लय टूटना शुरू हो जाती है तो समूह लगभग जीतने वाला होता है, लेकिन विरोधी अंतिम क्षण में रस्सी को जोर से खींचते हैं। जब सेंगवू अंतिम मिनट की योजना के साथ आता है तो वे लगभग किनारे पर आ जाते हैं। वो सभी से कहता है कुछ सेकंड के लिए अपनी पकड़ ढीली करें ताकि विरोधी अपना संतुलन खो दें।
एपिसोड समाप्त हो जाता है क्योंकि वे 3 की गिनती पर रस्सी को छोड़ देते हैं। अधिक वीडियो के लिए सदस्यता लेते हैं, जैसे अधिसूचनाएं चालू करें और चैनल को देखने में मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें।